सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी गांधी जी 1932 में क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। इसके बाद अब हम लोग का भारत आजादी की कगार पर यानी कि बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है, और ये चढ़ चुका है तो भारत को हम लोग आजाद करके ही मानेंगे, है ना। और ये आंदोलन चलता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कब चलता है? 1942 में भारत छोड़िए आंदोलन, और ये शुरुआत होता है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा किया गया था, समझ गए ना। जिसका लक्ष्य था, सुनिए ध्यान से मिस्टर, जिनका लक्ष्य था कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर देना। कोई पूछ देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य लक्ष्य भारत छोड़ो का क्या था, तो ब्रिटिश को यहाँ से भगाना। किसको भगाना? ब्रिटिश को भगाना, और ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत से बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया, और साथ ही स्वतंत्रता की तीव्रता चाह से यह आंदोलन की शुरुआत हो गया। और 8 अगस्त 1942 का 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दे दिया गया, और ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन का देने वाला जो व्यक्ति थे, गांधी जी का संदेश था। किनका था? गांधी जी का संदेश था। और ये एक और नारा दिए थे, करो या मरो, या तो तुम भारत छोड़ो या तुम यहाँ मरो। अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं बचा है। यह आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष के लिए निर्णायक मोड़ सिद्ध हो गया, और इसी दिन भारत से यानी कि अधिकांश ब्रिटिश क्या हुए थे, बाहर निकल के चले गए थे। कब? 8 अगस्त 1942 को अधिकांश लोग यहाँ से क्या हुए थे, चले गए थे। कुछ लोग रह गए इसी दौरान, यानी कि अली जिना खां आते हैं, और अली जिना खां कहते हैं कि अब हमको क्या कीजिए, इन्हें तो भारत आजादी के कगार पर था, और एक बोले कि अब क्या कीजिए, इन्हें तो हमको बना दीजिए पाक वाला एरिया जो पाकिस्तान था, है ना। और 15 अगस्त को यानी 8 अगस्त को ये पूरी तरह से मुड़ा गया था। अब हम लोग आजादी के कगार पर मात्र 7 दिन पीछे हैं, 7 दिन पीछे। 15 अगस्त को हम लोग का क्या हो जाता है, देश आजाद हो जाता है। क्या हो जाता है जी? आजाद। वही 8 अगस्त से यानी अली जिना खां गांधी जी पर क्या बना दिए, दबाव बना दिए कि गांधी जी हमरा आजादी भी चाहिए। तो कहें तुमको किससे आजादी चाहिए, तो हमको भारत से आजादी चाहिए। तो गांधी जी भारत के लिए लड़ा, और तोरा भारत से आजादी चाहिए, ये कैसा आजादी है जी? तो कहा कि आप हमको, एक बड़ी आबादी है इस्लाम का, एक बहुत बड़ा आबादी आ गया है भारत में भी, और भारत से अलग, जो इसको क्या कीजिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान को क्या कीजिए, अलग कर दीजिए, बांट दीजिए। और बांट दिए तो गांधी जी कहें कि नहीं बांटो भाई, इसमें हम दोनों का नुकसान है ना। नुकसान नहीं चलते, नहीं माना, कहा कि नहीं हमारा एक समाज बहुत बहुमूल्य समाज पाकिस्तान की ओर है, और कुछ रह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे ठीक है, तुम अलग अपना राज्य बना लो। और अली जिना खां के सामने गांधी जी अपना वापस ले लेते हैं, और कहते हैं ठीक है, तुम्हारी आंदोलन भूमिका थी, हम तुम्हें पाकिस्तान देते हैं। और वही 14 अगस्त यानी रात में वो पहले आजाद होता है 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद हम लोग झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को। हम लोग 15 अगस्त, और पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हो जाता है। तो इसमें समझ गए ना, उस दौरान यानी कि भारत और पाकिस्तान में भी बहुत सारे आबादी थे हिंदू की, तो आज आबादी तो ना के बराबर हो गई, वो 2% पर आ गई है। और भारत में देखिए आबादी आज लगभग निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस दौरान ही हो गया था। अगर बांटना ही था तो गांधी जी पूरी तरह से यानी कि अगर दोनों को डिवाइड कर देते तो आज ऐसे प्रकार के जो हिंसक होते रहता है, ऐसा होने का चांसेस नहीं रहता, होता नहीं होता। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब माना जाता है, तो 1942 में, और ये इनके द्वारा चला गया था, और गांधी जी के द्वारा एक संदेश दिया गया था, करो या मरो, या तो तुम भारत छोड़ो या तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। ये चलते संदेश दिए, और लगभग यानी कि ब्रिटिश यहाँ से क्या किया था, भाग ही गया था, है ना। अब आता है चंपारण सत्याग्रह। जब गांधी जी को पता चला कि चंपारण में भी सत्याग्रह हमें करना चाहिए, और करना चाहिए इसलिए क्योंकि वहां पे मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। 20 कट्ठा के बदले, कितने कट्ठा के बदले, 20 कट्ठा के बदले यानी 20 कट्ठा
के बदले उसको 3 कट्ठा, नील। 3 कट्ठा यानी कि किसका खेती करना है? नील का। नील का खेती करना। ये गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी सख्त हो गए कि ऐसा बात हमारी भारत में हो रही है और यहाँ के किसान भाई पर। तो इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है। इसमें बिहार बंगाल के किसान अपने खेतों में धान गेहूं मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन गोरे जमींदारों ने जबरदस्ती उन्हें नील की खेती करवाना चाहता था कि तुम्हें नील की खेती करना ही पड़ेगा। कथा मजदूर को करना पड़ता था, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा उसको नील की खेती लगाना पड़ता था, उसका लगान भी देना पड़ता था और नील भी उसे प्राप्त नहीं होता था, वो जमींदारों के पास चला जाता था। कहता ये जो प्रणाली आया, इस प्रणाली का नाम दिया 3 कटिया प्रणाली। कौन कटिया? 3 कटिया, जिसमें नील एक प्रकार का ऐसा फसल था जिसे खेत में लगे उस खेत की मिट्टी को उर्वरा शक्ति को क्या करता था? कमजोर करता। यानी कि नील की खेती एक ऐसी खेती मानी जाती है, फसल मानी जाती है जो एक बार लग जाने के बाद यानी कि खेत के जो उर्वरा शक्ति है उसको क्या कर लेता है? खींच लेता है। और इससे किसानों की स्थिति और क्या हो गया था? खराब हो गया था। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम नील की खेती करते हैं तो हमारा नील उपज तो हो जाता है, परंतु उससे हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन खेत मेरा बंजर हो जा रहा है। खेत की जो उर्वरा शक्ति वो पूरी तरह से क्या हो जा रही है? खत्म हो जा रही है। तो हम लोग अब करें तो क्या करें? तो गांधी जी को चंपारण बुलाया गया और गांधी जी को बुलाने वाला जो किसान था वो राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। कोई पूछेगा कि चंपारण में गांधी जी को बुलाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? राजकुमार शुक्ल थे। और इन्होंने गांधी जी को चंपारण जल्दी बुलाया और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली 25% जो था टैक्स उसको घटा खत्म कर दिया गया और 3 कटिया प्रणाली को वापस ले लिया गया। ये किसकी वजह से? गांधी जी की वजह से। तो गांधी जी को चंपारण की धरती पर बुलाने वाला कौन था? राजकुमार शुक्ल। और उसमें 25% टैक्स भी माफ हुआ और 3 कटिया प्रणाली भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। किसान क्या हो गया? खुश न हो गया। अब आता है खेड़ा। कौन आंदोलन? खेड़ा आंदोलन के नाम सुने थे? नहीं ना सुने? तो खेड़ा आंदोलन आज सुन लीजिए। कहता 1917 में अधिक बारिश होने के कारण खरीफ फसल जो था ना, कौन फसल? खरीफ फसल, वो किसानों ने क्या किया था? इसको कहता है किसानों ने कर माफी का आग्रह किया, लेकिन सरकार ने मांग को क्या किया? अस्वीकार कर लिया। खेड़ा आंदोलन इसलिए चलाया गया कि किसान जो जितने भी थे गुजरात के खेड़ा जगह पे, उस जगह पे किसान कहा कि भैया हमें फसल हुआ नहीं, हम फसल देने से में असमर्थ हैं, प्लस में हम टैक्स भी चुका नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी फसल का उपज ही नहीं हुआ, और जब उपज नहीं हुआ तो हम कहां से वसूल दे पाएंगे। लेकिन इस मांग को क्या किया? यानी कि जमींदार लोग खारिज कर दिया, कहा कि नहीं तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे जो। जैसे देखोगे कोई होता है सूद वाला आदमी, मर जाओ लेकिन उसके बाद भी थोड़ा पैसा ले लेगा, लेकिन कोई ईमानदार व्यक्ति होता है चलो हटाओ चला गया। तो ये चीज होता है। तो यही यहाँ पे अस्वीकृत कर दिया कि मांग को क्या किया? अस्वीकार कर लिया। और जैसे ही गांधी जी को सूचना मिला कि खेड़ा में किसान है भारी संकट में पड़ गया, भारी संकट हो गया, वहां पे सारा खरीफ फसल क्या हो गया? बारिश में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वहां पे टैक्स भी दे नहीं पाएगा। लेकिन इस चीज को मानने से भी क्या किया जा रहा है? अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकार किया जा रहा। और फिर गांधी जी आए और आंधी ला देते हैं अंग्रेजों के, और आंधी लाते हैं और कटाई कराई तो पता चला कि किसानों की मांगे सही है, नियम के मुताबिक सही है, क्योंकि हमारी जब फसलें नहीं होगी तब टैक्स मुक्त होना चाहिए ना। और अब फसल हुआ नहीं, ऊपर से टैक्स हम कहां से देंगे? बात उठता है ना। जैसे देखिए सुखाड़ हो जाए गया जिला सुखाड़ हो जाए तो जितने भी ऋण लिए हैं, कर्ज लिए हैं, सबको सरकार वापस लेगा, ऋण माफ करेगा, करता ही है और ये करना भी चाहिए और पड़ता भी है। कारण क्या हो गया कि जब हमारा फसल नहीं हुआ तो टैक्स कहां से देंगे? खाने को अन्न नहीं है तो कहां से हम खाएंगे? और इसको पूरा करना किसकी भागीदारी है? सरकार की है ना। जिसके कारण से देखो भारत सरकार प्रत्येक महीना राशन दे थी ना, एक व्यक्ति 5 किलो, तो वो काहे दे रहा है? क्योंकि यहाँ खाने के लिए, कमाओ तो भी ना कमाओ तो भी, जितने भी गरीब रेखा के अंतर्गत आते हैं, गरीब रेखा के नीचे, उस सबको खाना मिलेगा।
बरसात हो, ठंडा हो, गर्मी हो। तो पता चला किसानों की मांग सही है, क्योंकि गांधी जी ऐसा ही आंधी नहीं लाते थे। गांधी जी आंधी लाने से पहले उसको जांच करते थे कि ये जो आंधी मैं लाऊंगा ऐसे न मेरे ऊपर आंधी आ जाए, जिससे मेरा बाल ही क्या हो जाए, उड़ जाए। बाल ही नहीं खा उड़ेगा उनका। तो गांधी जी दिमाग के बहुत ही तेज आदमी थे। वो कोई भी नियम, कोई भी जांच करवाते थे तो पहले जांच कर लेते थे, बात जो किसानों के द्वारा चलाया जा रहा है ये सही है कि गलत है। तो गांधी जी ने प्रावधान किया तो बात सही निकला। सही निकला तो गांधी जी ने फौरन खेड़ा पहुंच गया ट्रेन धर के, और ट्रेन धर के पहुंच गया, अधिकारियों से बातचीत करने लगे। अधिकारी सुनने का तैयार ही नहीं था। तो गांधी जी की अच्छी बात है, नहीं सुनो मेरी बात, हम सुनाते हैं, तुमको कैसा बात सुनेगा। गांधी जी कहते हैं नहीं सुनेगा ना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बातों को, ठीक है नहीं सुनो मेरी बात को, लेकिन हम तुम्हारी बातों को ऐसा सुनाएंगे ना जैसे तुम्हारी यहाँ से ऊपर तक के सरकार क्या करेगी, सुनने के लिए तैयार है। तब गांधी जी ने 22 जून 1918 को यहाँ सत्याग्रह का आह्वान कर दिया कि हम भूख हड़ताल कर देंगे, बैठ जाएंगे। अब तू नहीं सुनेगा, खनमो तुम ही देगा, इलाज भी तुम ही कराएगा, और बिलवा वापस भी तू ही करेगा। ये अंग्रेज को कह दिए कौन, गांधी जी। 22 जून 1918 के गांधी जी धोते उठा के नीचे बैठ जाते हैं पक्का पर। अब अंग्रेज के सामने 24 घंटा मौन व्रत भूखे प्यासे तब मर जाएगा किसी के सामने कोई तो जवाब के देगा, जेकरा लिए बैठा है वही ना देगा। अब 1 महीना तक जारी रख दिए अनशन। कितना महीना तक, 1 महीना तक। इसी बीच रबी की फसल अच्छी होने और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय सब समाप्त कर दिया, सब वापस ले गया। और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। देखिए लाठी से काम नहीं किया इन्होंने, बुद्धि से काम किया। चुप मुक जाके बैठ गए, और बैठ करके वहां 1 महीना तक धरना दिया, और 1 महीना तक धरना दिया, और वापस सरकार को सारा चीज लेना भी पड़ा, और साथ में रबी फसल के पैसे देना पड़ा। किसको, गांधी जी के द्वारा, किसान गांधी जी के द्वारा। तो ये आह्वान किया गया। तो गांधी जी अहिंसावादी बोले गए, और अहिंसावादी वे थे भी, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े पर विश्वास नहीं करते थे। अगर लड़ाई झगड़े करते तो गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जैसे व्यक्ति बहुत ही कम समय में रहे, वैसे ही गांधी जी भी चल पड़ते। क्या 1942 तक के वो टिक पाते? 1948 तक उनकी कहानी लिखी जाती, तानाशाह नहीं चलता ज्यादा, तानाशाह ज्यादा दिन चलेगा नहीं चलेगा। और यही गांधी जी का सबसे अच्छा रवैया रहा कि अहिंसा, कहीं मारपीट नहीं, चुपचाप जाकर किसी अधिकारी के पास बैठ जाना, और बैठना इतना दिन ना कि अधिकार जब जब आए तब तब हमरा पर नजर पड़े, और तब जाए तब भी नजर पड़े। अरे नहीं हटा है, नहीं हटेगा नाम मेरा ऐसा, कहाँ है इसका माँ ऐसा। अधिकारी को मजबूरन फोन करना पड़ेगा उच्च अधिकारी को, और उच्च अधिकारी पर प्रेशर पड़ेगा, धीरे धीरे नाम जानेगा कि वो आदमी अनशन पर भूखे प्यासे बैठा है लोगों के मदद के लिए। तो बताइए लोग उसके साथ जुड़ेंगे कि भागेंगे? जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो तादाद की संख्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो फिर कंट्रोल कर पाएगा? कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी जैसे जंतर मंतर देखा, अभी झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहा है, रांची में प्रोटेस्ट कर रहा है। एक लड़कन बैठा है, जो बैठा है सरकार के सामने, कहा दम भूखे प्यासे बैठा है, सुतल है 24 घंटा, ना पानी पिया है ना खाना खाया। किसके लिए? अपने लिए, लड़कन के लिए, छात्र के लिए। तो सरकार को अगर कोई एक दिन भूख हड़ताल कर देगा तो सरकार को हिलना पड़ेगा, डोलना पड़ेगा, उसको तुरंत उस पर जांच बैठाना पड़ेगा, आपकी मांगे को तुरंत पूछना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। अब जाकर डीएम से कहिए हमको अभी रसगुल्ला खाना सर, नहीं खिलाइएगा तो दिन भर बैठा रहेंगे। डीएम साहब आपको रसगुल्ला लाएंगे पंचानपुर वाला, और देने का काम करेंगे, लेकिन आप सही से मांगिएगा तबे ना। कोई चीज मांगने का तरीका होता है, और उस तरीके से आप जाइएगा तो हर काम आपका सफल होगा। और अनडिसिप्लिन में जाइएगा तो आपको तो रसगुल्ले के जगह लठ बजरेगा, अरे डंडे ना बजरेगा,
तो गांधी जी वैसे आदमी थे जिन्होंने दमनकारी को एकदम अहिंसा से क्या किया, दमन करने का। अब आता है मोपला विद्रोह। खेड़ा विद्रोह आपने पढ़ा, मोपला पढ़ा, चंपारण पढ़ा ना कि नहीं पढ़ा। अब आता है मोपला। मोपला विद्रोह तो जो था ना, मुसलमान और हिंदू जमींदारों के बीच केरल के मालाबार तट के पास एक विद्रोह हुआ था। किसके बीच? हिंदू जमींदार और मुस्लिम जमींदार के बीच। कौन कौन जमींदार? हिंदू और मुस्लिम दो जमींदारों के बीच लड़ाई होता है। कहाँ? खेड़ा। खेड़ा कहाँ पड़ता है? तो आपका केरल में। कहाँ? केरल में। और जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कोई पूछ देगा मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था छोटे? केरल में। किसके बीच हुआ था? यानी कि मुसलमानों के बीच और हिंदू जमींदार के बीच। कहता मोपला मुसलमान थे। मोपला कौन थे? मुसलमानों पर लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित कर तरह तरह के अत्याचार किया गया, जिसके विरोध में किसानों ने सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिया। मुसलमानों पे जमीनों का टैक्स बढ़ा दिया गया था और जमीनों का टैक्स दिया गया था, जिसके कारण मुसलमान लोग टैक्स देने में असमर्थ थे, जिसके कारण सारे एकजुट हो गए जमींदार और कौन? मुसलमान। और दोनों सरकारों के परिस्थितियों के खिलाफ 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दिया गया, जिसमें 10,000 है जी, 10,000 लोगों की मौत हो गया। मोपला विद्रोह में कितने लोगों की मौत हो गई थी? 10,000। किसके द्वारा? सैनिक के द्वारा 10,000 लोगों को हत्या कर दिया गया था। इसमें 50,000 लोग बंदी बना लिया गया था, 50,000 को जेल दे दिया गया था। और इस विद्रोह का समर्थन गांधी जी, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने पूरी तरह से किया था। क्या कोई पूछ देगा कि मोपला जो विद्रोह हुआ ये कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। केरल में होने का प्रमुख कारण क्या था कि यहाँ हिंदू जमींदार और मुस्लिम जमींदारों पर टैक्स क्या हो गया था? बढ़ गया था, जिसके कारण मुसलमान लोग टैक्स देने में असमर्थ। और इस टैक्स को लेने के लिए सरकार उस समय यानी कि दमन कर रहा था, जिसके कारण एकजुट हुए लोग और एकजुट हो गए और धरना प्रदर्शन किए। और 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ में वहां की पुलिस प्रशासन 10,000 लोगों को हत्या कर देता और 50,000 को क्या करता है? जेल में डाल देता। और इसका समर्थन करने कौन पहुंच जाते हैं? गांधी जी अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या होते हैं? वहां पहुंच जाते हैं। अब आता है बारदोली। कौन? मोपला समझ गए? मोपला कहाँ के घटना है बाबू? पीछे केरल। बैठिए, बहुत बढ़िया। मोपला कहाँ के घटना है? केरल के। अब आता है बारदोली। कौन दोली? बारदोली सत्याग्रह का था फरवरी 1928 में गुजरात के बारदोली में। वल्लभ भाई पटेल, नाम सुने भी होंगे आप लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों द्वारा लगान के विरोध में लड़ाइयां लड़ी जा रही है। किसके द्वारा? लगान के विरोध। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लड़ाइयां लड़ी जा रही थी। सत्याग्रह बारदोली जिसको कहा। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था, क्योंकि ये किसानों के द्वारा क्या किए थे? किसानों के लड़ रहे थे। कहता है किसानों की समस्याएं के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी भागीदारी का अवसर बनाया। अगस्त में महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व संभाल लिया। कोई पूछेगा बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी कब आते हैं? अगस्त में। कब? अगस्त महीना में। कहता बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व संभाल लेते हैं और फलस्वरूप सरकार को एक नई जांच समिति का गठन करना पड़ता है और सरकार के द्वारा लगान की दर को क्या करता है? कम करना पड़ता है। किसान सभा का गठन होता है, जिसमें 1920 में दशक बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। और 1922-23 में सुनो मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, किंतु इसे अधिक व्यापक और शक्तिशाली आधार 1928 में मिला था, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बेटा कहाँ? पटना में। पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा का विधिवत स्थापना किया था। इसी वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा किया था, जिससे इस आंदोलन को बल मिला और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का क्या कर दिया गया था? गठन कर दिया गया था। बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी। कहता 1922-23 में कौन मुंगेर से भाग लिया था? शाह मोहम्मद।
और 1929 में व्यापक आंदोलन बन गया था कब? जब सोनपुर में इसका गठन किया गया तब। कोई दिक्कत? विद्रोह की भूमिका का कार्य किया और साहूकारों द्वारा शोषण, झूम खेती जमाने से चले आ रहे थे और चराई संबंधी अत्याचार पर रोक लग गया पूरी तरह से, जिसके खिलाफ आदिवासी श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ दिया। कोई पूछेगा छापामार युद्ध चलाने वाला कौन था? राजू। और राजू कौन था? आदिवासी। और छापामार युद्ध में क्या किया? जे जहां रहता था उगरे छापा मार के मार देता था। जिसे पुलिस छापा मारता है ना, वैसी राजू उस समय क्या मार रहा था? छापा। जहां जहां अंग्रेज को पता लगता था ये कमरा में बंद है, वहीं जाके गला घोट देता था, छापा मार देता था या तो बंधक बना लेता था। तो छापा मार युद्ध शुरू कौन किया था? राजू। कौन? राजू ने कौन युद्ध चलाया? तो छापा मार समझ गए है ना? आज भी उसी का देना है कि आज पुलिस प्रशासन छापा मारता है। यहाँ पकड़े, वहाँ पकड़े, वहाँ पकड़ने के लिए होकर घर में होकर घर में कूदता है पुलिस। तो कौन दिया? राजू। कहता इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफी धन और शक्ति खर्च करना पड़ा कि कैसे राजू के दबा दिया जाए। लेकिन राजू दबे वाला नहीं, छुप छुप के छापा मारता है। जैसे देखते हैं ना, अभी देखोगे भैंस खुलता है, 1 महीना गांव में खुल को, 2 महीना बाद वो गांव में खुल, 3 महीना बाद वहां खोल रहा है। तू छापा मार ही मार रहा है। सब आदमी के नींद टूट जाता है, भुला जाता है, तब वो छापा मारता है और छापा सटीक मारता है। तो छापा मार युद्ध चलाया कौन था? राजू। इसमें क्या करता था वो? छापा मार देता था। कहीं भी छापा मार देता था। किसके ऊपर? अंग्रेजों के खिलाफ। छापा मार युद्ध छेड़ दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार पूरी एड़ी चोटी लगा दिया, पैसा बर्बाद किया, शक्ति लगाया। लेकिन 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार कर लिया। राजू को 6 मई 1924 में क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार दिया गया कि अब तू छापा नहीं मारेगा। क्योंकि अगर गोली इसको नहीं मारता तो ये पूरे तरह से अंग्रेजों को छापा मार रहा था ना, उस प्रकार से पूरी अंग्रेजों को क्या करता? 1924 से 26 तक भगा देता। समझ गए? लुका लुका के क्या कर रहे थे? कहता उन्हें गोली मार दिया गया। सितंबर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। अक्टूबर 1914 में खुंड विद्रोह हो जाता है। एक और आ जाते हैं, राजू मरा, खुंड शुरू। इस विद्रोह के अंग्रेज और आदिवासी के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसमें अपवाद ने छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव के बीच वैसा ही विद्रोह भड़का दिया, परंतु आदिवासी अहिंसक था। क्या था? अहिंसा के लड़ाई झगड़े पर विश्वास है नहीं करता था। 1914 से 1920 ईस्वी तक चला। इसका नेता था जतरा भगत। कौन भगत? कौन भगत? जतरा भगत। जतरा भगत लड़ाई करने वाला था, अहिंसक था। अहिंसा मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, वो शांतिपूर्ण समर्थन करता था। इस आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर बल दिया, जिसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया और मांस मदिरा आदिवासी नीतियों से दूर रहने की बात की गई। कोई पूछ लेगा कि मांस मदिरा से दूर रहने के लिए आदिवासी को प्रेरणा कौन दिया? जतरा भगत। कौन भगत? कौन भगत? जतरा भगत। कौन भगत? समझ गए? तो मांस मदिरा को दूर भगाया कौन? जतरा भगत। कहाँ के था? छोटा नागपुर, झारखंड का। अब आता है जतरा भगत है कौन? कहता है जतरा भगत उर्फ जतरा। उर्फ क्या नाम था? जतरा। वो उरांव जनजाति से था। कौन जनजाति? उरांव जनजाति, जिसमें सितंबर 1888 में झारखंड के गुमला जिला का चिंगरी नवाटोली गांव में जन्म लिया था। चिंगरी और चिंगारी लेक उठता है। उनके पिता का नाम था कुंदल। पिता का नाम कुंदल और उसकी माँ का नाम था लिबरी। नाम उनका माँ का लिबरी और पिता जतरा और पिता कुंदरा। कुंदल 1912-14 में उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसा शुरू कर दिया और असहयोग का आंदोलन छोड़ दिया। लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने और कुली आदि को सबको खत्म करने की व्यवस्था कर दिया। 1900 में बिरसा मुंडा आ जाते हैं। सुनो, पहला राजू, दूसरा
जतरा, तीसरा बिरसा बिरसा मुंडा। मुंडा, ये सबको मुंडा कर देंगे। आदिवासियों के सबसे मसीहा अगर कोई गुरु माना जाता है, भगवान माना जाता है, वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जेल है रांची में, समझ गए? 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान, कौन? उलगुलान से प्रेरित औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हो गया, समझ गए? तो बिरसा मुंडा अब इस लड़ाई में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कौन मुंडा? समझ गए? अब बिरसा मुंडा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएंगे बाबू और आंदोलन को शिक्षित बनाएंगे, समझ गए? लिटन भारत में बलिदान करा था, यस समझ गया रे? मद्रास स्वराज पार्टी दल क्या ये तो पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? तो आपका चैप्टर हो गया फिर। अब अगला चैप्टर आपका है